दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो और भी आप ही के जैसे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। सर, हमें लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर मजाक उड़ाते हैं तो उसे क्या बोलें, प्लीज सर बताइए। है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, जो भी आदमी आपका मजाक उड़ा रहा है आप उनसे पूछ लीजिए ना कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है क्या। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर क्या आपके पास बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है, अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है तो आप मुझे वो ऑप्शन बता दीजिए। भाई क्या बेटर हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बेटर और क्या हो सकता है बताइए। सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप उसी से पूछ लीजिए ना, चलिए ठीक है नहीं करता तो आप बेटर बता दीजिए कि इससे बेटर ऑप्शन, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आप वो बता दीजिए। समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीजें मायने रखती हैं। जब आप देखो क्या होता है ना, जब तक आप भागते रहेंगे तब तक लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन जब आप पलट के सवाल करेंगे तो लोग अपने अपने घरों में दुबक जाएंगे। ये जो लोग हैं ना, जो आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये एक्चुअल में खुद ही डरपोक लोग होते हैं। ये एक्चुअल में खुद ही कायर लोग होते हैं। ये एक्चुअल में खुद ही वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में, जिनका कोई बड़ा पर्पस, कोई बड़ा मकसद नहीं होता। क्योंकि जिस इंसान का अपने जीवन में कोई बड़ा मकसद होता है, बड़ा पर्पस होता है, उसके पास वक्त ही नहीं होता किसी और का मजाक उड़ाने का। होता है क्या? नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके खुद के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा पर्पस नहीं है, कोई बड़ा मकसद कुछ नहीं है उसके खुद के जीवन में। तो आपको ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पलट के सवाल पूछने की जरूरत है। जब तक आप पलट के सवाल नहीं करेंगे तब तक वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। जरूरी थोड़ी है, देखो इस बिजनेस के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जरूरी नहीं है इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को इन करना, हर व्यक्ति को इन करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को आपको आउट करने की जरूरत है। गेट आउट, तेरी जरूरत नहीं है यहां, ऐसा बोलने की जरूरत है। तो आपका जो बिहेवियर है, जैसा कि अभी हमने बात करी कि शेर के साथ रहोगे, है ना, मिनी मैम ने एक अच्छा मतलब कमेंट किया कि शेर के साथ रहोगे तो शेर आपको संघर्ष करना सिखाएगा। तो आपने अपने आप को शेर मानना जरूरी है। शेर क्या करता है ना, शेर क्या करता है? शेर जब जंगल में खुला घूम रहा होता है तो क्या किसी की औकात है उसको छेड़ने की? किसी की औकात है क्या उसको छेड़ने की? नहीं। तो वही शेर बनना पड़ेगा आपको। जब आप वो शेर बनते हैं और शेर की तरह दहाड़ते हैं तो कोई आपको छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। पलट के सवाल करना जरूरी है, पलट के पूछना जरूरी है कि भाई बैठ, अच्छा तुम बता दो क्या बेहतर किया जाए। चलो छोड़ो, नहीं करते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, है ना। आप बेहतर बता दो कि अच्छा काम माने ढंग का काम। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भैया ये तो बड़ा घटिया काम है। चलो ठीक है, आप मुझे ढंग का काम बता दो कि ढंग के काम की डेफिनेशन क्या होती है। एटलीस्ट चलो तुम मुझे ढंग का काम छोड़ो, तुम मुझे डेफिनेशन ही बता दो कि ढंग के काम की डेफिनेशन क्या होती है। पूछो तो सही पलट के, उसको खुद नहीं पता। बोला चलो ठीक है सर, मैं अगले 5 साल इस बिजनेस में बर्बाद करने वाला हूं, आप मुझे बता दो कि अगले 5 साल में आप कौन सी तोप चलाने वाले हो, आप कौन से झंडे गाड़ने वाले हो, बताइए। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं इस बिजनेस से अगले 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर नहीं आऊंगा, मान लिया मैंने। तो अगले 5 साल में आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जिससे कि आप 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर आ जाएंगे? हाँ, पलट के सवाल करने जरूरी हैं। एक सवाल, दो सवाल, और अकेले में मत करना, 20-25 लोगों के बीच में करना, ताकि उसको अपने छोटेपन का एहसास हो जाए कि मैं कितना छोटा हूं। आप उनसे पूछो ना, आप सामने वाले से एक सवाल पूछो कि सर आप हर रोज सुबह क्यों उठते हो, बताओ। मतलब क्यों उठते हो, मतलब तुमको पता है सर तुम में और मुझ में फर्क क्या है? सामने वाले से पूछना कि सर आपको पता है कि आप में और मुझ में फर्क क्या है? पूछो सामने वाले से, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता क्या फर्क है। बोला सर चलो मैं समझाता हूं कि आप में और मुझे फर्क क्या है। आप मुझे बताइए सर कि आप हर रोज सुबह उठते क्यों हो, है ना, क्यों उठते हो सर आप हर रोज सुबह? बोला क्यों उठते हैं? सुबह नौकरी पे जाना है, काम धंधे पर जाना है, पैसा कमाना है, इसलिए सुबह उठते हैं। बोला अपना पेट पालने के लिए ना। बोला ऐसे तो कुत्ता भी रोज सुबह उठता है अपना पेट भरने के लिए। बोलो क्यों उठते हो आप सुबह? हाँ बिल्कुल सही है, संतोष नायर सर का क्वेश्चन है। संतोष नायर सर ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा इतने सारे लोगों के बीच में? इसलिए थोड़ी पूछा कि आप उसको अपने दिमाग में लेकर बैठ जाओ, इसीलिए पूछा कि वो सवाल हम लोगों से पूछें। आदमी बोलता है कि सर नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ही ना। बोला पेट पालने के लिए तो हर रोज सुबह जानवर भी उठता है, कुत्ता भी उठता है।
तो क्या फर्क है आप में और कुत्ते में? बताइए मुझे, क्या फर्क है बताइए। पता है मैं रोज सुबह क्यों उठता हूं? फिर अपना मकसद, अपना रीजन, इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, कितने बड़े उद्देश्य के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका क्या मकसद है, आपका क्या पर्पज है, उस पर्पज को बताइए। बोला सर दो बातें हो सकती है कि या तो मैं इस पर्पज में सफल भी हो सकता हूं या तो असफल भी हो सकता हूं, जैसा कि आप मुझे बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस में असफल भी हो गया ना तो भी उस कुत्ते से तो बेहतर हूं। यस और नो? उस कुत्ते से तो बेहतर हूं ना? यस और नो? बस दोबारा कभी आपके सामने खड़ा नहीं होगा वो आदमी, ठीक है? सर कुछ लोग बोलते हैं कि तुझे अच्छे से ढंग का काम ही नहीं मिला जो तूने नेटवर्क मार्केटिंग करने लग गया, ये कोई काम है? इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए? कुछ लोग बोलते हैं आपको कि हर कोई बोलता है आपको, देखो क्या होता है ना, जब कोई बोलता है ना कि यार तुझे और कोई ढंग का काम नहीं मिला क्या, तो बोला तो सामने वाले से पूछो, सामने वाले से पूछो ढंग का काम मतलब क्या है सर? आप ढंग का काम से मतलब आपका क्या है? जो आप करते हैं वो पूछो तो सही। आप सामने वाले से पूछो ना सही कि सर ढंग के काम का मतलब क्या है, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो कि ढंग के काम से आपका मतलब क्या है, आप ढंग का काम किसे समझते हो? भाई ढंग का काम तो हर इंसान उसे ही समझता है जो वो खुद कर रहा होता है, अभी तो कर रहा होता है वो। बोला ढंग का काम मतलब वो जो आप कर रहे हो। 15 साल से लगे पड़े हो सर आप, 20 साल से लगे पड़े हो आप, अभी तक जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, एक आम जिंदगी जी रहे हो, एक छोटी सी जिंदगी जी रहे हो आप, अपने सपनों को आप अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हो। बोला अगर आपको पता होता कि ढंग का काम क्या है तो आप कर रहे होते ना पहले। बोला आप ही को नहीं पता है ढंग का काम क्या होता है, आप मुझे बता रहे हो कि कोई ढंग का काम कर ले। बोला अच्छा बताइए, चलो ठीक है ना, आप ढंग का काम कर लेना, मैं ढंग का काम कर रहा हूं, चलिए आप बताइए कि ढंग का काम की डेफिनेशन क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, ढंग का काम क्या होता है, मतलब क्या चीज, जहां से पैसा आए उसे ढंग का काम कहते हैं। तो सर यहां से पैसा आता है, जहां से इज्जत मिले उसे ढंग का काम कहते हैं, तो सर यहां इज्जत मिलती है, जहां से हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए क्या उसे ढंग का काम कहते हैं, यहां होता है। बोला सर ऐसा क्या है, ढंग के काम की डेफिनेशन तो बताइए। सामने वाला सन्न रह जाएगा, हम ही जवाब नहीं दे रहे होते हो सामने वाले को, सामने वाला आपके उतारने में लगा होता है और आप उतरवा के आ जाते हो। सामने वाले को ऐसा जवाब दो कि फिर वो दोबारा आपसे बहस करने से पहले 10 बार सोचे कि मैं किससे बहस कर रहा हूं। वो आपके साथ ज्वाइन करे या ना करे वो एक बात का मैटर है, लेकिन अगर सामने वाला आपको मूर्ख समझ रहा है ना, अगर आपको ऐसा फील आता है कि सामने वाला आपको मूर्ख समझ रहा है, तो फिर आपने उसे इन करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने फिर उसे आउट करने की कोशिश करनी है। याद रखना आपका एटीट्यूड आपको हीरो बनाता है, आपका एटीट्यूड बनाता है आपको हीरो। याद रख लेना हमेशा इस बात को, सामने वाले को एहसास करवाओ कि सर ढंग का काम आप कहते किसको है, ठीक है? पूछो ना उनसे, सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, सवाल के जवाब में आपको सही सवाल पूछना जिस दिन तक नहीं आएगा उस दिन तक आपका फॉलोअप दमदार नहीं होगा। आपका फॉलोअप दमदार कब होगा, जब आपको पता है कि मुझे कौन से सवाल के जवाब में कौन सा सवाल मारना है। सवाल, सामने वाले ने सवाल मारा, आपने फिर से सवाल मारा, आपने गेंद उसके पाले में डाल दी, बोल अब बता, गेंद डाल दो ना उसके पाले में, सिंपल। उसे बोलने दो, उसे और बोलने दो। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, बोलने, बुलवाना ना सामने वाले से, बोलो सर ढंग के काम की डेफिनेशन बताओ। चलिए मैं आज छोड़ देता हूं इस काम को, मैं नहीं करता, मुझे इससे बेहतर काम बता दो। सर लोग बोलते हैं कि सर ये तो चेन सिस्टम है, तो क्या बोले, तो उनसे बोलो ना सर कि सही बात तो है चेन सिस्टम है, दिक्कत क्या है? आप उनसे पूछो ना कि सर चेन सिस्टम होने में दिक्कत क्या है। सवाल के जवाब में आपको सवाल मारना आना चाहिए। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रैक्टिस कर ली थोड़ा सा, और प्रैक्टिस करके आपने ये अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली कि कब कौन से सवाल के जवाब में कौन सा सवाल मारना है, तो आप फॉलोअप में एक्सपर्ट बन जाएंगे, फॉलोअप में आप एक तुर्रम खान लीडर बन जाएंगे, ठीक है? तो आपको सवाल के जवाब में कभी भी ये बात ध्यान रखिए कि जवाब देने की जल्दबाजी मत रखिए। पहले सवाल के जवाब में एक बार सामने वाले को तोल कर देखिए कि ये अपने सवाल के प्रति गंभीर भी है या खाली हवा में सट्टेबाजी कर रहा है। तो जब सामने वाला कहता है कि सर ये तो चेन सिस्टम है, तो आप सामने वाले से पूछिए कि सर चेन सिस्टम होने में बुराई क्या है, क्या चेन सिस्टम इलीगल होता है? सर आप मुझे बताइए कि सर चेन सिस्टम आप किसे चेन सिस्टम कहते हैं, चलिए मुझे बताइए, आप पूछिए उनसे ना।
पूछो उनसे कि सर आप चेन सिस्टम कहते किसको, पहले बताओ तो सही। क्योंकि जहां से मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस दुनिया को देखने का, मुझे तो इस दुनिया में हर जगह चेन ही चेन दिखाई दे रही है। बोला इवन आपका जो नाम है ना सर, और मेरा जो नाम है वो भी एक चेन के थ्रू आया है। हमारे नाम में जो हमारे जो टाइटल लगा हुआ है ना, वो भी एक चेन से जुड़े होने का सिग्नल है ना। जोशी लिखा हुआ है ना मेरे नाम के पीछे, तो क्योंकि मैं किसी चेन से जुड़ा हुआ हूं, उस चेन से जुड़े होने का सिग्नल है। तो आदमी तो पैदा होते ही चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल वर्ल्ड में आ जाएं तो सर आप जो साबुन यूज कर रहे हैं सर, आप घर में बना रहे हैं सर, वो साबुन घर में बनता है सर आपके। आप जो टूथपेस्ट वापरते हैं, वो टूथपेस्ट क्या आपके घर में बनता है सर? वो भी तो, या आप सीधा फैक्ट्री से उठाकर ला रहे हो सकता है कि आप घर में ना बनाते हो, फैक्ट्री आपके बगल में हो, घर के बगल में, फैक्ट्री से ला रहे हो सर उठा के। कहां से ला रहे हो सर? बोला सर रिटेलर से। रिटेलर बनाता है सर अपने घर में? नहीं सर, रिटेलर थोड़ी बनाएगा। वो क्यों बनाएगा? वो तो सर होलसेलर से उठा के लाएगा ना। तो सर होलसेलर बनाता होगा फिर अपने घर में? नहीं, वो होलसेलर क्यों बनाएगा भाई? होलसेलर के पास इतना पैसा कहां से है कि इतनी फैक्ट्री लगाएगा और इतने सारे प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री लगाएगा? वो नेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर से उठाकर लेकर आता है। तो सर क्या आपको वहां पर चेन नहीं दिखाई देती? आप चेन से बचपन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बचपन से, और मरते दम तक चेन से जुड़े रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं जो आपको यहां पर समझाना चाहता हूं, वो फर्क ये है कि आज तक आप इस चेन का सिर्फ एक अंतिम कड़ी था। क्या थे आप? अंतिम कड़ी थे। आप इस चेन में सबसे निचले स्तर पर थे, ठीक है। इस चेन में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, इस चेन में सारे लोग पैसा कमा रहे हैं ना। रिटेलर भी पैसा बना रहा है, होलसेलर भी पैसा बना रहा है, नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा बना रहा है, ये फैक्ट्री का मालिक भी पैसा बना रहा है, ये प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने वाला भी पैसा बना रहा है। सब लोग पैसा बना रहे हैं इस चेन के अंदर। सिर्फ एक इंसान पैसा नहीं बना रहा। कौन? पहचान कौन? आप। क्यों नहीं बना रहे आप पैसा? क्योंकि आप इस कड़ी में सबसे आखिरी हैं। और ये सब लोग जो पैसा बना रहे हैं, वो पैसा किसकी जेब से आ रहा है सर? बताओ ना सर प्लीज, किसकी जेब से आ रहा है सर? सामने वाला सन्न हो जाएगा, सन्न। ऐसा लगेगा जैसे सांप सूंघ लिया उसको। थोड़ा सा कभी कभी सरकास्टिक होना पड़ता है। जो आदमी आपको बेवकूफ समझ रहा हो ना, उसके सामने थोड़ा सा सरकास्टिक होना पड़ता है। बताओ ना सर, किसकी जेब से जाता है सर ये पैसा? बोलेगा सर मेरी जेब से। कितना लुटा चुके हो सर आज तक? कितना लुटा दिया सर आपने? कैलकुलेट करें सर बैठ के, बताओ। 30,000 रुपए एक महीने का, साल भर का कितना? 3,60,000। पिछले 10 साल का भी कैलकुलेट करें तो कितना सर? कम से कम 35 लाख लुटा चुके हो। कुछ आया सर पॉकेट में? नहीं सर। आज आपको लग रहा है कि ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, यानी कि आप ये चाह रहे हैं बेसिकली कि जहां मैं पढ़ा हूं वहीं पढ़ा रहूं, यही ना? तो अगले 10 साल में और कितना लुटाने वाले हो सर? बताओ ना सर। 35 लाख और लुटाने वाला हूं। इतना तो लुटाऊंगा ही, मेरे खर्चे कम थोड़ी हो जाएंगे। अगले 10 साल में और 35 लाख लुटाने वाला हूं। कुछ मिलेगा सर आपको? कुछ मिल जाएगा सर? नहीं। थोड़ा सा सार्कास्टिक होना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप बात करो तो सही सामने वाले से, वो आपको मूर्ख समझना बंद कर देगा। उसे एहसास हो जाएगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं ना, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। घाट घाट का पानी पिया हुआ है वो, जिसके सामने मैं बैठा हूं। तो वो आपसे अगला कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं वो आपसे, ठीक है। फॉलो अप में तो आपको इतना घाघ होने की जरूरत है, इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमारे साथ के थे कुछ हमारे अपलाइंस थे, ऐसे जबरदस्त अपलाइन थे कि जिसके फॉलो अप में बैठ जाते थे ना कुंडली मार के, वो या तो आत्महत्या करता था या फिर डीडी देता था। तो ऐसा आपको होना पड़ेगा। सामने वाला एक छोटे बच्चे की तरह है। अब छोटे बच्चे को आप इंजेक्शन लगाने जाओ तो क्या वो छोटा बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरा लगा दो लगा दो? बोलता है क्या? वो तो हल्ला मचाएगा ही, उसने तो हल्ला मचाना ही है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है? पेरेंट्स को इशारा करता है, उसके मम्मी पापा को, इधर आओ, पकड़ो पकड़ो, पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो। फिर वो माँ बाप पैर पकड़ लेते हैं उसका, और फिर वो इंजेक्शन उसकी भलाई के लिए लग रहा है कि उसकी बुराई के लिए लग रहा है, या उसको तकलीफ देने के लिए लग रहा है? तकलीफ कितनी देर की होगी? चंद सेकंड की। और रिलैक्स कितनी देर का होगा? आराम कितनी देर का होगा? जिंदगी भर का।
ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को। जितने लोगों ने न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि ये फिल्टर है। क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि कौन 95% वाली कैटेगरी में है और कौन 5% वाली कैटेगरी में है, कौन टाइम पास करने वाली कैटेगरी में और कौन एक्चुअल में अपने भविष्य के प्रति सीरियस है, मुझे भी तो पता चले, वरना भीड़ तो बढ़ रही है दिन भर। आज से 20 दिन 25 दिन पहले जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें 60-70 लोग हुआ करते थे। आज ये संख्या लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस समय मुझे लगभग 250 के आसपास 235 से 250 के बीच में लोग दिखाई देते हैं यहाँ पर, यानी कि संख्या पिछले 20-25 दिन के अंदर 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले और 2 महीने हम काम करेंगे तो और ये संख्या बढ़ जाएगी। संख्या तो बढ़ रही है ना, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को 5% में रखना किसकी ड्यूटी है? इस 5% के अंदर अपने आप को बनाए रखना किसकी ड्यूटी है? आपकी। जीवन में अगर याद रखना है तो हमेशा याद रखना है, ये पूरी दुनिया 95% और 5% दो मुख्य कैटेगरी में बटी हुई है। जीवन में अपने आप को 5% में रखना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है दोस्तों। किशन जी ने बोला है कि सर लोग बोलते हैं कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ। अगर लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं ना कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, इसका मतलब सामने वाला ये नहीं बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, इसका मतलब ये है कि सामने वाला ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से सुनो। अगर आपसे सामने वाला ये बोल रहा है ना कि मैं कर तो लूंगा लेकिन कौन जुड़ेगा हमारे साथ, अगर सामने वाला आपसे ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, तो एक्चुअल में सामने वाला आपसे ये बोल रहा है कि कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, मेरी तो जोड़, कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, ये कह रहा है वो एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन वो सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता ना कि तेरे साथ कौन जुड़ेगा, तो वो सीधा सीधा वो घुमा के बोल रहा होता है कि कौन जुड़ेगा हमारे साथ, कौन ये लेगा, कौन ये ट्रेनिंग लेगा। जब सामने वाला ये कह रहा था ना कि कौन ये ट्रेनिंग लेगा यार, कौन ये ट्रेनिंग लेगा, तो एक्चुअल में सामने वाला ये बोल रहा होता है कि मैं भी देखता हूं कब तक तू ये ट्रेनिंग लेता रहता है, मैं देखता हूं कब तक तू ये ट्रेनिंग लेता रहता है, ये बोल रहा होता है सामने वाला। जब सामने वाला कहता है बुक पढ़ने में इंटरेस्ट, कौन बुक पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, जब सामने वाला बोल रहा होता है ना कि यार ये बुक पढ़ने में कौन इंटरेस्ट लेगा, तो एक्चुअल में वो सामने वाला बोल रहा होता है कि देखता हूं कितने दिन तक बुक पढ़ता रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन से मैं तेरे को देख रहा हूं बुक पढ़ते हुए, उससे पहले तू क्या करता था मुझे पता है, उससे पहले तू क्या करता था मुझे पता है भाई, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं तेरे को, ये 4-5 दिन से जो बुक पढ़ने का तू कर रहा है ना शो ऑफ, देखता हूं कब तक बुक पढ़ता रहता है। एक्चुअल में सामने वाला ये बोल रहा होता है। और क्या लिखा है, ये सब टोटली नहीं करेंगे। जब सामने वाला बोल रहा होता है ना कि ये सब कोई नहीं करेगा, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा होता है कि देखता हूं कब तक करता है, देखता हूं कब तक टिका रहता है, ये बोल रहा होता है सामने वाला। सच्चाई 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 सुनने का दम होना चाहिए हमारे अंदर में, सच्चाई को समझ सकने का दम होना चाहिए हमारे अंदर में। सामने वाला जब ये बोल रहा होता है ना कि मुझे इस कंपनी पे भरोसा नहीं है, मुझे ये प्लान पे भरोसा नहीं है, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा होता है कि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, पहले भी 36 काम कर चुका है, आज तक किसी काम को ढंग से किया नहीं, शुरू तो कुछ भी कर देता है, खत्म कुछ करता नहीं है, इस काम को भी तू खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे कंपनी वंपनी तो छोड़, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। सामने वाला ये कह रहा होता है। गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, तुम ये कहां फंस गए, सामने वाला बोलता है। सामने वाला क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, तुम ये कहां फंस गए, तो सामने वाला एक्चुअल में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, इससे बढ़िया तो ये बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। वो ये नहीं बोल रहा होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, वो बोल रहा होता है, उसके शब्द ये होते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग ये होता है कि तेरे बस की बात नहीं है, तुम ये कहां फंस गए। जब सामने वाला कहता है, देखो ठीक है, ये सारी बातों का रियल मीनिंग समझ में आ गया ना आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब जब सामने वाला कह रहा है कि यार गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, तो आप पूछो ना सामने वाले से क्यों बेस्ट है, भाई बता तो सही क्यों बेस्ट है, ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं, बता तो सही क्यों बेस्ट है, पूछना, पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा। आप हम पूछते ही नहीं है, सामने वाला बोलता है गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है और हम चुपचाप मुंडी हिला के चले आते हैं, हाँ हाँ भाई बेस्ट है, पूछो तो सही क्यों बेस्ट है। अरे जब सामने वाला तुम्हें और तुम्हारे प्रोफेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है,
तो फिर तुम चुप कैसे हो सकते हो? जब सामने वाला तुम्हारे प्रोफेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जब सामने वाला तुम्हारे प्रोफेशन को फंसाने वाला काम बोल रहा है, आपके मुंह के सामने बोल रहा है, तो फिर आप चुप कैसे हो सकते हो? कोई आत्मसम्मान, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं है? पूछो सामने वाले से, भाई कैसे गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, बता। गवर्नमेंट जॉब का हाईएस्ट पे आउट बता। लीगल वाला 1 नंबर का पैसा कितना कमा सकता है, बताना। गवर्नमेंट जॉब से हाईएस्ट बोलेगा 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख। मैं तुझे पता है कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, इस बिजनेस में हाईएस्ट पे आउट कितना है? बोला कितना? बोल इसके आगे 2 जीरो और लगा ले। बोला इसके आगे 2 जीरो और लगा ले। और ये भी हाईएस्ट नहीं है, ये वो है कि जहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर ढंग से काम करेगा तो। चल ठीक है, पे आउट छोड़, पावर की बात कर लें, मतलब पावर की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बता कि जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आज तू अप्लाई कर रहा है, इसमें तेरी पावर परमानेंट है या खाली सर्विस रहने तक है? तेरे पास जो ताकत आएगी ना, कुर्सी मिलेगी ना तेरे को, एक कुर्सी मिल जाएगी तेरे को, क्या बन जाएगा? डीएम बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आर्मी में मेजर बन जाएगा, कर्नल बन जाएगा, पुलिस में आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, एसीपी बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा। कुर्सी तो मिलेगी ना तेरे को। तो जो कुर्सी तेरे को मिलेगी, उस कुर्सी पे जो बैठने के बाद जो तेरे को पावर मिलेगी, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? बता भाई मुझे, परमानेंट है कि टेम्परेरी है? बोलेगा परमानेंट है भाई। हाँ परमानेंट है ना, तभी तक है जब तक वो कुर्सी तेरे पास है। कुर्सी की पावर परमानेंट है, लेकिन कुर्सी पर तू परमानेंट है क्या? पूछो ना उससे, पूछते क्यों नहीं हो? बोला कुर्सी की पावर परमानेंट है, मानता हूं दोस्त, लेकिन कुर्सी पर तू परमानेंट है क्या? बोला नहीं। माने कि अगले जिंदगी के आगे आगे आने वाले 4 से 5 साल जो तू एफर्ट लगाने वाला है, वो एक ऐसी कुर्सी के लिए लगाने वाला है जो तेरी है ही नहीं, जो तेरी कभी होगी नहीं, ऐसी कुर्सी के लिए। बोला तेरे को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? बोलो ना, खुल के बात क्यों नहीं करते हो? जब सामने वाला कहता है तो साबित क्यों नहीं करते हो? डरते किस बात से हो? किस बात से डरते हो मुझे बताओ ना। आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हो, आप एक एथिकल बिजनेस कर रहे हो, आपको घमंड होना चाहिए अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर गर्व होना चाहिए। हम डर जाते हैं जब सामने वाला बोलता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है। आप उनको बताइए कि यहाँ पर ना पता है क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में मेहनत लगती है। जैसे 4-5 साल किसी लेवल को अचीव करने में, गवर्नमेंट जॉब में किसी पद को हासिल करने में जैसे 3-4-5 साल मेहनत लगती है ना, ऐसे यहाँ पर भी 3-4-5 साल अपने बिजनेस को स्टेबल करने में, एक पद पे पहुंचने में, एक लेवल पे पहुंचने में लगती है। लेकिन जब एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना यहाँ, तो वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है कि वो खाली 15 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, ऐसा नहीं है। मरते दम तक, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक वो पद मेरे नाम पे रहेगा। जिस पद को मैं यहाँ से अचीव कर लूंगा ना, कंपनी का टॉप लेवल, तो पता है इस कंपनी का टॉप लेवल क्या है? फिर कंपनी का टॉप लेवल बताना उसको। देखो पता है कितनी डेकोरेटेड पोस्ट है ये, कितना डेकोरेटेड डेजिग्नेशन है ये। प्रोफाइल दिखाना आपकी कंपनी के किसी टॉप लीडर का, बोला ये है, दिस इज डेस्टिनी। फिर पूछना उस बंदे से कि भाई ये दोनों में से देख ले कि ये भी सफलता ही है। अगर आप कोई डीएम एसडीएम बन जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सफलता नहीं है, सफलता वो भी है, और इस कंपनी का टॉप लेवल का जो है ये भी सफलता है। ठीक है, हर कोई डीएम भी नहीं बनेगा और हर कोई हमारी कंपनी का जो टॉप लेवल है ना वहां तक भी हर कोई नहीं पहुंचेगा। सिर्फ काबिल इंसान ही, जिस चीज के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो ना आज की डेट में, डीएम एसडीएम या पुलिस कमिश्नर, जिस चीज के लिए भी आप एफर्ट लगा रहे हो उस पद पे भी काबिल इंसान ही पहुंचता है। ऐसे ही जो हमारी कंपनी का जो टॉप लेवल है ना, इस पे भी काबिल इंसान ही पहुंचता है। ठीक है, तो काबिल इंसान के लिए ही है। दुनिया में जितनी भी सफलता के ऊंचाई वाले पायदान है वो सब काबिल लोगों के लिए ही है। लेकिन अपने आप को काबिल बनाने के बाद आपको कौन से पायदान पे चढ़ना है ये आपका डिसीजन है। आपको टेम्परेरी वाली सक्सेस चाहिए कि परमानेंट वाली चाहिए, ये आपका अपना डिसीजन है। आपने बोला यार गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, बोला तुम्हारे लिए बेस्ट है, जितना तुम सोच पा रहे हो, जितना तुम देख पा रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन सबके लिए नहीं है।
बोला जहां से मैं पिक्चर देख पा रहा हूं वहां से तो गवर्नमेंट जॉब, अगर मेरे को कोई, तुम लोग 20 लाख रुपए देकर गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए बैठते हो ना, मतलब तुम उन लोगों में से हो जिनको अगर कोई बोले कि 20 लाख रुपए दो और मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब देता हूं, तो तुम फटाक से 20 लाख रुपए दे दोगे उसको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। और मैं उस कैटेगरी के लोगों में से हूं जो अगर सामने से अगर कोई मुझे आकर बोलता है कि 2 करोड़ रुपए ले ले और इस गवर्नमेंट जॉब पे बैठ जा, तो मैं तब भी उस गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाऊंगा। मैं उस कैटेगरी वाले लोगों में से हूं। ऐसा ठोक के बोलते क्यों नहीं हो? डर है तुम्हारे अंदर में? आत्मविश्वास में कमी है तुम्हारे? बोला मैं उस कैटेगरी में से हूं। तो ये जो तुमने स्टेटमेंट दिया ना कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, हाँ भाई तेरे लिए है, तेरे लिए है और तेरी जैसी सोच वाले लोगों के लिए है, हमारे जैसों के लिए नहीं है। पावर अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की ताकत दिखाओ तो सही। एक और सवाल पूछो उनसे कि भाई मान लेते हैं कि आज आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करते हैं और आप सक्सेस हो जाते हैं, आप इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लेते हैं, आप सिविल सर्विसेज में आप पूरे इंडिया में टॉप कर लेते हैं, मानता हूँ। और सिविल सर्विसेज में पूरे इंडिया में टॉप करने के बाद में आपको जो सबसे बढ़िया पोस्ट है ना वो मिल जाती है, वो मुझे नहीं पता कौन सी है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। आपसे खुद आके राष्ट्रपति बोलता है हाँ भाई कौन से पद पे बैठा हूँ, और उस पद पे राष्ट्रपति आपको बैठा देता है, मान लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपकी जो अगली जो जनरेशन होगी, आपका जो बेटा होगा या आपकी जो बेटी होगी, शादी तो करेंगे, बच्चे तो होंगे ना, क्या उनको भी वो पद एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा? क्या आपके मेहनत करने की वजह से क्या आपके बच्चे को पद मिलेगा? आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा क्या पद? जिस पद पे आप जीवन भर काम करेंगे वो पद क्या आपके बच्चे को ट्रांसफर होगा क्या गवर्नमेंट जॉब में? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। यहां होता है भाई, यहां होता है। और हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके फादर ने या जिनकी मदर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज बच्चों के नाम पे वो आईडी ट्रांसफर हो गई और बच्चों को आज एक बहुत जबरदस्त इनकम आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आज इंडिया के अंदर में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आपको लग रहा है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है जब हम घबरा रहे होते हैं ना, तब प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है, लोगों के अंदर नहीं होती है। आप कितने ही अच्छे नेटवर्कर होंगे, ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। मैं बैठा हुआ हूं, मेरे सामने आके कोई बोले कि भाई गवर्नमेंट जॉब बेहतर होती है या गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है, मेरे सामने तो आके कोई नहीं बोलने वाला है, कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर उसने मेरे बोल पहले से सुन रखे होंगे ना, अगर वो मुझे नहीं जानता होगा तब शायद हो सकता है बोल दे, लेकिन अगर उसने मेरे बोल पहले से सुन रखे होंगे तो कोई भी मेरे सामने आके ये नहीं बोल सकता। इवन मेरे पूरे रिलेशन के अंदर, मेरे पूरे खानदान के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे सामने आकर कोई नहीं बोल सकता। समझ रहे ना? तो ऐसा एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ता है, ऐसी इमेज बिल्ड करनी पड़ती है, नहीं तो लोग तो बोलते रहेंगे। लोगों का कुछ जाता थोड़ी है कुछ भी बोलने में, लोगों का कुछ भी बोलने में कुछ भी जाता नहीं है, ठीक है। वो कुछ भी बोलते रहेंगे, लेकिन उनके कुछ भी बोलने से अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है, अगर उनके कुछ भी बोलने से, तो आपकी प्रॉब्लम है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर होती है कि हम ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, ठीक है। विपिन कुमार सर है हमारे साथ में, अलीगढ़ से, वेस्टीज कंपनी से। स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर ने लिखा हुआ है, क्या एमएलएम में आदमी कामयाब हो सकता है? गुड क्वेश्चन। वो कहावत सुनी है आपने कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सुनिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब समझते हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, जिनका हिंदी से उतना लेना देना नहीं है, वो शायद इसका मतलब नहीं समझते होंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ तो समझ में आ रहा है, कंगन भी समझ में आ रहा है। आरसी का मतलब होता है आईना।
आईना माने शीशा, शीशा देखते ना बाल वाल बनाने के लिए, चेहरा देखने के लिए शीशा, उसको कहते हैं आरसी। तो कहा यह गया है कि हाथ के कंगन को देखने के लिए ना, हाथ के कंगन को ऐसे ऐसे देखने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यूं देख सकते हैं ना। यानी कि प्रत्यक्ष को, जो चीज प्रत्यक्ष वास्तविकता में हमारे सामने मौजूद है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रमाणित है। तो आपका सवाल ये कि क्या एमएलएम में आदमी कामयाब हो सकता है? इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, इतने सारे लोग करोड़पति बन गए हैं, इतने सारे लोग लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, तब अगर आपकी तरफ से ये सवाल आता है कि क्या एमएलएम में आदमी कामयाब हो सकता है, तो ये सवाल सर समझ से परे है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, और ये बात प्रूव हो चुकी है। आज ही नहीं, आज से 50 साल पहले ही प्रूव हो चुकी है, 60 साल पहले ही प्रूव हो चुकी है कि जी हाँ, एमएलएम में कोई भी आदमी सफल हो सकता है। ये बात तो कई सालों पहले हिंदुस्तान में एमएलएम बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही प्रूव्ड हो चुकी है। हर आदमी सफल हो सकता है। लेकिन असली सवाल एक्चुअल में सर ये नहीं है कि एमएलएम में हर आदमी सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एमएलएम में हर आदमी सफल होता है। ये है सही सवाल, कि क्या एमएलएम में हर आदमी सफल होता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं होता है। क्या एमएलएम में हर आदमी सफल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या एमएलएम में हर आदमी सफल होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर लोग दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स। वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप में सुधार नहीं लाना चाहते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, वो उसी ढर्रे में जीते रहना चाहते हैं, वो उसी ढर्रे में जीते रहते हैं। वो इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं है। बिजनेस को ज्वाइन करना अलग बात है, और बिजनेस में एक्चुअली काम करना वो अलग बात है, दोनों में बहुत फर्क है। लोग सोचते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं सफल हो जाऊंगा ना, इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला सफल नहीं होता, इस बिजनेस में एक्चुअली काम करने वाला सफल होता है। तो भाई साहब, काम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर काम है, सिर्फ एक ही काम है, अपने आप को काबिल बनाने का, और कोई काम ही नहीं है। जब आप अपने आप को काबिल बनाते हैं तो अपने आप ही लोग आपसे कनेक्टेड होते चले जाते हैं। और जब आप अपने आप को काबिल नहीं बनाते, जब आप अपने आप को सुधारते नहीं हैं, जब आप अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, जब आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारते नहीं हैं, जब आप अपनी नॉलेज के स्तर को बढ़ाते नहीं हैं, तो फिर कोई भी आपके पास क्यों आएगा, कोई भी आपके साथ क्यों जुड़ेगा? अनाड़ी के साथ कोई नहीं जुड़ता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी, दुनिया के किसी बिजनेस में कोई भी अनाड़ी के साथ काम नहीं करना चाहता, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अनाड़ी के साथ काम करना चाहेगा, बताइए। लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूं तो अगले दिन से मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएं। भाई, अनाड़ी के साथ कोई क्यों आएगा, बताइए? आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आते लोग, इस बिजनेस में भी नहीं आते। और यही कारण है कि ज्यादातर लोगों के साथ में लोग नहीं जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि अनाड़ी के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। अब वो हर आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन होते वक्त अनाड़ी ही होता है। अब आप समझना इस बात को। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लोगों को अनाड़ी कह रहा हूँ या कुछ को खिलाड़ी कह रहा हूँ। इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाला हर आदमी शुरू में इस बिजनेस के लिए अनाड़ी ही होता है। चाहे वो अपनी पिछली जिंदगी में कोई सक्सेसफुल डॉक्टर था, या वो कोई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट था, या वो कोई सक्सेसफुल वकील था, या वो कोई सक्सेसफुल इंजीनियर था, या उसने आर्मी के अंदर में 25 26 30 साल जॉब करी है, उसके बाद रिटायर हो गए हैं, वहां का 25 30 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, शुरू में इस बिजनेस में अनाड़ी ही होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति जब पहली बार चेस खेलने बैठता है, तो वो चाहे कितना ही कुछ भी तुर्रम खान क्यों नहीं है, जब वो पहली बार चेस खेल रहा होता है तो उस समय वो उस चेस के खेल में अनाड़ी ही होता है, हर व्यक्ति। लेकिन खेलते 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 व्यक्ति उसमें खिलाड़ी बन जाता है। तो आपका सवाल क्या है? क्या एमएलएम में आदमी कामयाब हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो आदमी प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, अपनी काबिलियत और कौशल्य पे काम करके अपने आप को पक्का खिलाड़ी बनाएगा ना इस खेल का, वो आदमी यहाँ पर 100% सक्सेसफुल होगा। बाकी कोई भी आदमी यहाँ पर सक्सेस हो तो सकता है, लेकिन होगा नहीं। ये है इसका जवाब। समझ में आ गया सर? चलिए, फिर चाहे वो कंपनी कोई भी हो,
है ना। कंपनी कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इज लाइक अ प्ले ग्राउंड। कंपनी का मतलब वो एक प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड कैसा भी हो, प्ले ग्राउंड कैसा भी हो, अनाड़ी अच्छे से अच्छे प्ले ग्राउंड में भी खेल नहीं पाएगा, और जो खिलाड़ी होगा वो आंगन टेढ़ा भी होगा तब भी उसमें बहुत बढ़िया नाचेगा। समझ में आ रहा है? जो खिलाड़ी होगा ना, वो अगर आंगन टेढ़ा भी होगा तो भी उसमें बहुत बढ़िया तरीके से नाच लेगा वो। और जो अनाड़ी होगा वो अच्छे से अच्छा बढ़िया उसको दे दो, बढ़िया कोरियोग्राफर उसके साथ में खड़ा कर दो, बढ़िया म्यूजिक चला दो, वो फिर भी नहीं नाच पाएगा। बढ़िया माहौल क्रिएट कर दो, फिर भी नहीं नाच पाएगा वो। तो प्रॉब्लम आंगन में नहीं होती, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारे अंदर होती है कि हम ही अनाड़ी होते हैं। तो जो भी अनाड़ी होगा, अपने आप को खिलाड़ी बनाने के लिए मेहनत नहीं करेगा, वो इस बिजनेस में सक्सेस हो तो सकता है लेकिन होगा नहीं। ये है इसका जवाब। समझ में आया सर?